गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज फिजिक्स क्लास 12th का लेक्चर नंबर 4 इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। देखिए, आपने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ा। अब इसके बाद इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी जानना ज़रूरी है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी होती क्या है। जैसे आपने क्या पढ़ा था कि एक चार्ज के कारण एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होती है और उस इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी पॉइंट पर अगर हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है, तो हम लोग इनफाइनाइट से कंसीडर करते थे कि एक टेस्ट पॉजिटिव चार्ज को हम इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर लाते थे, है ना, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में। ठीक है। और अगर चार्ज से उस पॉइंट की डिस्टेंस r होती थी तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला क्या मिलता था हमें? इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला क्या मिलता था? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू नॉट अपॉन r स्क्वायर मिलता था, है ना। और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फार्मूला हमें क्या मिलता था? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू नॉट अपॉन r। ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फार्मूला हमें मिलता था। अब हमें जानना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी को हम लोग डेल्टा U से रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा, क्योंकि ये एक सिंगल पॉइंट चार्ज है, सिंगल पॉइंट चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनती है उसके लिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑलवेज ज़ीरो होती है। क्यों? क्योंकि हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के लिए मिनिमम 2 चार्ज हमको चाहिए। 2, 3, 4, 5 या बहुत सारे चार्जेस हमको चाहिए। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कभी भी केवल एक चार्ज के लिए ज़ीरो होता है, ठीक है ना। इसीलिए हमने आपको एक पॉइंट ये लिखवाया है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम ऑफ 2 पॉइंट चार्जेस। मतलब मिनिमम 2 चार्ज होना ज़रूरी है। एक चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑलवेज ज़ीरो होती है। देखिए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी की डिफिनीशन क्या है? इट इज़ ऑफ सिस्टम ऑफ पॉइंट चार्जेस may be defined as the amount of work done in assembling the charge। इन चार्ज को assemble करने में at their location by bringing them in from infinity। इनको इन्फिनिटी से दोनों को नज़दीक लाने में, दोनों चार्जेस को नज़दीक लाने में इन्फिनिटी से जो वर्क डन किया जाता है उसे ही हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। क्लियर? अब आता है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम ऑफ 2 पॉइंट चार्जेस। देखिए, यहाँ पर 2 पॉइंट चार्जेस हैं, Q1 Q2। Q1 P पर रखा है, Q2 Q पर रखा है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट Q, यहाँ पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू Q1
इस Q1 के कारण V1 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के डॉट Q1/R होगा, अगर इन दोनों के बीच का डिस्टेंस R है। वर्क डन इन ब्रिंग चार्ज Q2 फ्रॉम इन्फिनिटी, अगर इस चार्ज Q2 को हम इन्फिनिटी से यहाँ तक ला रहे हैं तो हमारा वर्क डन का फार्मूला V1 इंटू Q2 होगा। ठीक है, ये वाला V1 और ये Q2, क्योंकि Q2 को हम इन्फिनिटी से लेकर के आ रहे हैं। तो हमारे पास एक फार्मूला बनेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के डॉट, यहाँ से Q1/R मिल जाएगा और ये Q2 यहाँ चला जाएगा। ये वर्क डन स्टोर्ड हो जाएगा इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। वर्क डन इज स्टोर्ड in the form of electric potential energy। तो ये W1 आपका हो जाएगा डेल्टा U, इसका फार्मूला आपका बन जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, सॉरी R। तो ये आपका आ जाएगा 2 पॉइंट चार्जेस के लिए। अब 3 पॉइंट चार्जेस के लिए पहले आप इसको नोट कर लीजिए। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम ऑफ 3 पॉइंट चार्जेस। ये जो पोटेंशियल एनर्जी किसी सिस्टम में अगर मान लीजिए 3 चार्जेस हैं, पॉइंट ए पर Q1, पॉइंट बी पर Q3, पॉइंट सी पर Q2। अच्छा, इसको B मान लेते हैं और इसको C मान लेते हैं। कोई 3 पॉइंट है और तीनों में चार्जेस Q1, Q2, Q3 है ना। लेट Q1, Q2, Q3 be the charges located at point A, B, C in a system। मान लीजिए किसी सिस्टम में 3 चार्जेस है और आपको निकालना है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम ऑफ 3 पॉइंट चार्जेस। तो इसका फार्मूला होगा U इक्वल टू U12। 12 मतलब इन दोनों के बीच में पोटेंशियल एनर्जी। U23 इसका मतलब इन दोनों के बीच में पोटेंशियल एनर्जी। U31 इसका मतलब इन दोनों पॉइंट के बीच में पोटेंशियल एनर्जी। अगर तीनों को ऐड कर देंगे तो ये टोटल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम आ जाएगा। तो जैसे अभी आपने पढ़ा, तो U12 निकालने के लिए इसका फार्मूला होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q1 Q2 अपॉन ये हो जाएगा R12। अगर U23 निकालना है तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q2 Q3 अपॉन R23।
और U31 निकालना चाहे 1/4 के Q3 Q1 R31, ये फार्मूला आपको मिलेगा। तो चाहे 3 चार्जेस हो, चाहे 4 चार्जेस हो, चाहे 5 हो, आपको इसी तरीके से पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला कैलकुलेट करने का तरीका यही है। अब इसके बाद आपको शील्डिंग एनर्जी के बारे में बता दिया जाए कि व्हाट इज शील्डिंग एनर्जी। इसको नोट कर लीजिए। Electrostatic shielding, it is the phenomenon of making a region free from any electric field। यह एक प्रक्रिया है जिसके कारण हम लोग एक ऐसा रीजन तैयार करते हैं जो इलेक्ट्रिक फील्ड से उसका कोई मतलब नहीं है। इलेक्ट्रिक फील्ड को समाप्त करने के लिए हम लोग एक ऐसे रीजन की तैयारी करते हैं, उसको हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग कहते हैं। ठीक है, जैसे कोई भी रीजन है, मान लीजिए कि ये एक बोर्ड है, ये एक रीजन है, इसमें बहुत सारे चार्जेस हैं। तो हमें करना क्या है कि इसके अंदर की इलेक्ट्रिक फील्ड को समाप्त करना है, इसके सारे इलेक्ट्रिक फील्ड को हटा करके बाहर कर देना है। तो हम चारों तरफ एक शील्डिंग बना लेते हैं और ये शील्डिंग अंदर वाले इलेक्ट्रिक फील्ड को मतलब अंदर ही रखती है, इसका बाहर से कोई मतलब नहीं रहता है। ठीक है, तो इस तरीके से एक शील्डिंग तैयार की जाती है। अच्छा, इसका एक एप्लीकेशन है इन ए थंडर स्टॉर्म, जब बारिश का मौसम होता है, एकम्पनीड बाय लाइटनिंग, उसमें बिजली कड़कती है, तो इट इज़ सेफेस्ट टू सिट इनसाइड ए कार। हमको एक कार के अंदर बैठना ज़्यादा सेफ है रेदर देन नियर ए ट्री। एक पेड़ के नज़दीक या ओपन ग्राउंड में नहीं बैठना चाहिए। क्यों? क्योंकि वहाँ पर कोई शील्डिंग नहीं होती है, तो हमें करंट लग सकता है। लेकिन अगर हम कार के अंदर हैं तो जो कार की जो छत होती है वो मेटेलिक होती है, वो ऊपर से आने वाली बिजली को अपने छत पर ही रोक करके और उसको क्या करती है, अर्थिंग कर लेती है। सारी बिजली अर्थिंग हो जाती है, तो हम वहाँ पर सेफ बच जाते हैं। अच्छा, छतों पर भी लोहे का रॉड लगा दिया जाता है, इसलिए लोहे का रॉड लगाया जाता है जिससे सारी बिजली उसी रॉड पर ही सेंट्रलाइज्ड हो जाए। तो वो भी एक इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग का एप्लीकेशन है। अब आता है कंडक्टर। कंडक्टर आप लोग पढ़ चुके हैं क्लास 10th में। थोड़ा सा डिफिनीशन में चेंजिंग है। दीज आर द सब्सटेंस, यह एक ऐसा सब्सटेंस है विच अलाउ द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस। कंडक्टर एक ऐसा सब्सटेंस होता है जिसके अंदर इलेक्ट्रिक चार्ज आसानी से मूव करते हैं। व्हेन एक्सटर्नल फील्ड इज अप्लाइड, जब उसके अंदर एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई की जाती है तब। लेकिन इंसुलेटर इसका जस्ट अपोजिट होता है। इंसुलेटर की डिफिनीशन में यहीं पर आप डू नॉट लगा देंगे। These are the substances which do not allow the movement of electric charges through them when external field is applied, है ना। क्योंकि ये इलेक्ट्रिक चार्जेस को अपने अंदर फ्री नहीं रखती है, अपने अंदर फ्लो नहीं होने देती है।
इंसुलेटर का दूसरा नाम डाई इलेक्ट्रिक भी होता है। इसके कुछ एग्जांपल्स हैं डायमंड, ग्लास, वुड, माइका, वैक्स, इबोनाइट, डिस्टिल वाटर एक्सेट्रा। ये सब आपके इंसुलेटर्स में होते हैं। अब देखिए फ्री एंड बाउंड चार्जेस। फ्री एंड बाउंड चार्जेस, फ्री एंड बाउंड चार्जेस क्या होते हैं? देखिए किसी भी कंडक्टर के अंदर, जैसे ये कंडक्टर है, किसी भी कंडक्टर के अंदर बहुत सारे एटम पाए जाते हैं। किसी भी कंडक्टर के अंदर बहुत सारे एटम पाए जाते हैं और एक एटम के अंदर एक न्यूक्लियस होता है। एक एटम के अंदर एक न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं और ये पॉजिटिवली चार्ज्ड होता है। इसके चारों तरफ सेल्स होते हैं, नंबर ऑफ सेल्स होते हैं। हर सेल्स में इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। ठीक है, सारे एटम्स में से एक एटम के बारे में बात की जा रही है। तो इसमें जो नियरेस्ट सेल होता है उसको न्यूक्लियस एक सेंट्रीपिटल फोर्स के कारण बाउंड रखता है। मतलब ये इलेक्ट्रॉन अपने सेल को छोड़ करके नहीं जा सकते हैं। लेकिन जो आउटर मोस्ट सेल के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये सेंट्रीपिटल फोर्स तो लगता है इनमें, लेकिन कंपैरिजन टू नियरेस्ट सेल इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम लगता है। इसलिए ये इलेक्ट्रॉन अपने सेल को छोड़ देते हैं और ये फ्री इलेक्ट्रॉन बन जाते हैं। ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स बन जाते हैं और यही इलेक्ट्रॉन्स इस कंडक्टर में मूव करते रहते हैं। अच्छा, रैंडमली मूव करते हैं क्यों? क्योंकि ये अपने एटम को छोड़ चुके हैं। ये दो इलेक्ट्रॉन अपने इस एटम को छोड़ चुका है, इसलिए ये इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाते हैं और रैंडमली मूव करते हैं। और इन्हीं इलेक्ट्रॉन के मूव करने से ही करंट फ्लो होता है। तो अब हमें ये ध्यान देना है कि ये जो अंदर वाले इलेक्ट्रॉन है ये क्या है। ये अंदर वाले इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं है, इसलिए इनको हम लोग बाउंड इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। क्या कहते हैं? बाउंड इलेक्ट्रॉन्स। ये पार्टिसिपेट नहीं करते हैं फ्लो करने में। क्यों? क्योंकि इनको कौन बांधे रखता है? ये सारे एटम बांधे रखते हैं। ये सारे एटम पॉजिटिवली चार्ज हो जाते हैं। ये सारे एटम पॉजिटिवली चार्ज हो जाते हैं जब ये इलेक्ट्रॉन को फ्री करते हैं। जब ये इलेक्ट्रॉन को दे देते हैं तो ये हमने पढ़ा है कि जब भी कोई एटम इलेक्ट्रॉन को देता है तो वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है। और ये पॉजिटिवली चार्ज जो आप देख रहे हैं ये मूव नहीं करते हैं। तो मूव कौन करता है? इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन। और फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से ही हमारे कंडक्टर में करंट फ्लो होता है। ठीक है, थोड़ा सा हम ये जानेंगे कंडक्टर, इंसुलेटर और इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर में कौन फ्री रहता है, कौन बाउंड रहता है।
कंडक्टर अभी आपने पढ़ा कि आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन्स फ्री होते हैं और इनर मोस्ट सेल इलेक्ट्रॉन बाउंड होते हैं। इंसुलेटर में कोई भी इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं होता है, सारे इलेक्ट्रॉन एटम के बाउंड रहते हैं, इसी वजह से उसमें करंट फ्लो नहीं करता है। इंसुलेटर में करंट फ्लो नहीं करता है। अब आता है इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर। जो हम अपने घरों में इन्वर्टर में बैटरी लगाते हैं वो एज ए इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस से काम करती है और उसमें इलेक्ट्रॉन्स नहीं काम करते हैं, उसमें आयंस काम करते हैं। और आयंस, पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस दोनों ही मूव करते हैं। तो हमने यहाँ पर इसको फ्री वाले कॉलम में लिख दिया है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस आर फ्री एंड दे मूव इन द बैटरी, है ना। तो इस तरीके से फ्री एंड बाउंड चार्जेस आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट